Hi all. So I've tried to log in again and I hope now I will be visible to all of you. Hi Pranav. I hope I'm audible and I'm visible. Okay. So let's wait for a couple of more minutes to few more people to join in and then we can start the session. So today's session is on polycystic ovarian syndrome. I will also cover polycystic ovarian disease also. ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन हैं आजकल के टाइम में एंड बहुत सारे सवाल जुड़े होते हैं इनके साथ, बहुत सारी मिथ जुड़ी हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके थ्रू विमेंस गुजरती हैं. सो वी विल ट्राई टू कवर अप ऑल दोज टॉपिक्स एंड मैं जितनी हद तक आपको समझा सकती हूँ मैं समझाऊंगी. आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं इसके रिलेटेड, तो डू पुट इन योर कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. सो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी. यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी. सो आज की जांच हम भारी करने वाले हैं किसी मेडिसिन के बारे में नहीं, ये कोई रिव्यू नहीं है, बट ये है एक डिजीज के बारे में अच्छे से जानकारी पाने का अवसर आपके लिए. सो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पीसीओएस जिसे कहते हैं हम लोग, इसी की एक और सिस्टर टर्म डिजीज कंडीशन भी है जिसका नाम है पीसीओडी, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं. तो इन दोनों के नाम के शुरुआती जो वर्ड्स हैं दे बोथ आर सेम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज. एंड देन एक कंडीशन डिजीज है, एक कंडीशन सिंड्रोम है. अब डिजीज और सिंड्रोम की अगर मैं बिल्कुल लिटरल मीनिंग की बात करती हूँ कि मेडिकली क्या मतलब होता है, सो डिजीज या फिर डिसऑर्डर जो है वो कंडीशन होती है जहाँ पे माल फंक्शन हो जाता है आपके नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बॉडी का, तो उसको हम लोग डिसऑर्डर या डिजीज कह देते हैं. इन केस ऑफ सिंड्रोम, सिंड्रोम ऐसी चीज है जहाँ पे मल्टीपल तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं एक साथ बॉडी के ऊपर, एंड वो बन जाता है सिंड्रोम. अब अगर हम बात करते हैं सीवियरिटी की, हाय दीपिका. सो अगर हम बात करते हैं सीवियरिटी की कि कौन सा ज़्यादा सीवियर है, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, तो ये दोनों के दोनों में से ज़्यादा सीवियरिटी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की है देन अ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर की. क्यों? अब डिसऑर्डर होता क्या है, पहली बात तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर एक ऐसा मालफंक्शन है हमारी बॉडी का. सो ओवरीज का काम होता है एग्स बनाना. ओवरीज क्या करती हैं, एग्स बनाती हैं और उनको रिलीज करती हैं एग्स को, एंड वो एग्स जो हैं वो यूट्रस में आते हैं, एंड देन जब भी हमारा मासिक धर्म या पीरियड्स आते हैं उसके थ्रू वो एग्स आर थ्रोन आउट या फिर वो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं. इन केस ऑफ जब आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं, उसका मतलब क्या होता है, अगर आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया हुआ दिखा सकती हूँ, आई होप इट इज़ विजिबल. सो इन दिस केस क्या होता है कि आपकी ये जो ओवरीज हैं, एक तो ये ज़्यादा स्वेलअप हो जाती हैं, उसके अलावा क्या होता है कि ये छोटे छोटे सिस्ट जैसे बन जाते हैं ओवरीज के अंदर, जिन एग्स को निकल के आपके यूट्रस के थ्रू बाहर चले जाना चाहिए था वो यहीं पे रह जाते हैं. दे आर वीक, दे आर नॉट डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड होते हैं और ये छोटे छोटे पर्ल की शेप ले लेते हैं, और इसको हम इस वजह से पॉलीसिस्टिक कहते हैं कि एक ही ओवरी में बहुत सारी सिस्ट दिखना शुरू हो जाती है. सिंड्रोम के केस में ये ज़्यादा बनते हैं. इन केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर या डिजीज़ है किसी को, तब ये चीज़ें कम बनी होती हैं. नाउ अगर हम बात करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर और पॉलीसिस्टिक ओवरियन ये है सिंड्रोम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सो डिफरेंस आता है इनके कॉमन डिजीज कंडीशंस पे. मतलब अगर हम बात करते हैं पीसीओडी की, तो जो पीसीओडी है वो ज़्यादा कॉमन है. वो बेसिकली अगर हम ओवरऑल द ग्लोबल रेशो की बात करते हैं तो आउट ऑफ
10 लेडीज, 3 लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें से आधे लोग अवेयर ही नहीं होते कि उन्हें पीसीओडी है। अब अगर हम बात करते हैं कि पीसीओएस के बारे में, तो पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है, अगर हम इंडिया के डेटा की बात करते हैं तो इंडिया के डेटा के हिसाब से अराउंड 10 में से 5 औरतों को पीसीओएस है, और पीसीओएस ज़्यादा सीवियर कंडीशन है बिकॉज ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब पीसीओडी उसी जगह जो है, ये अगर हम थोड़े बहुत, जब इसके सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर हम थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हमने डाइट चेंजेस कर ली, अगर हमने हेल्दी लिविंग शुरू कर दी, हमने प्रोसेस्ड फूड खाना कम कर दिया और हम लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, तो पीसीओडी कंट्रोल में फिर भी आ जाता है। और पीसीओडी इनफर्टिलिटी बहुत कम कॉज करता है। मतलब अगर किसी को पीसीओडी बताया गया है तो एज पर द डेटा 80% ऑफ विमेन जिनको पीसीओडी है वो प्रेग्नेंट हो पाती हैं, उन्हें इनफर्टिलिटी नहीं होती है। ओनली जो है बाकी बचती हैं 20%, उनके केस में थोड़ा सीवियर हो पाता है जहाँ पे ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बट इन 80% को अगर आप माइनर ट्रीटमेंट भी देते हैं पीसीओडी में, इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी, और नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, नॉर्मल उनका सब ग्रोथ होगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। इन केस ऑफ पीसीओएस, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें भी ओवरीज में सिस्ट बन जा रही है, ओवरीज की एबिलिटी नहीं बच पाती है या कैपेबिलिटी नहीं बच पाती है कि वो उन एग्स को निकाल के बाहर थ्रो आउट करे, रादर वो एग्स अंदर ही गिर जाते हैं और अंदर वो सिस्ट बन जाते हैं बिकॉज दे नॉट बीन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो उसकी वजह से ओवरीज जो है वो अपना फंक्शन करना कम कर देती हैं। अब जो पीसीओएस है उसमें बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सबसे पहले जो होता है वो है कि आपके एंड्रोजन करके एक मेल हार्मोन होता है, ये दोनों ओवरीज में बहुत मिन्यूट सी अमाउंट में होता है। हर लाइक मेन या विमेन दोनों की बॉडी में विमेन हार्मोन्स एंड मेन हार्मोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेन है तो मेन के केस में भी विमेन हार्मोन्स हैं, बट वो सप्रेस्ड होते हैं, बहुत थोड़े से अवेलेबल होते हैं। और उसी जगह विमेन्स के अंदर भी मेल हार्मोन्स हैं जो कि बहुत कम होते हैं और बहुत सप्रेस्ड होते हैं। बट इन केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जब पीसीओएस किसी को होता है, तो ये जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन खासकर, ये बहुत बढ़ जाता है। और उसके बढ़ने की वजह से जो ओवरीज का काम है अपना कि सिस्ट को ना बनने दे, और ओवरीज में जब एग निकले उस एग को वो थ्रो आउट कर दे बॉडी से, एंड या तो उसको फर्टिलाइज होने दे या नहीं फर्टिलाइज होता है तो मेंसेस के थ्रू निकाल दे, उस काम को रोक देता है एंड वहाँ पे सिस्ट बन के रह जाती है। एंड जो सिस्ट है वो लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो सिस्ट है ना वो दो टाइप्स की हो सकती हैं। वन इज अ वाटर फिल्ड सिस्ट या फिर हार्ड बॉडी सिस्ट। अब जो वाटर फिल्ड सिस्ट होती है उसको ट्रीट करना थोड़ा सा ईजियर होता है देन अ हार्ड मास सिस्ट। जो हार्ड वाली सिस्ट होती है वो काफ़ी म्यूसिनियस होती है, बहुत चिपचिपी होती है, वो बाकी ऑर्गन्स में भी चिपकना शुरू हो जाती है। एंड जो कि वाटर फिल्ड होती है उसको इजीली पंचर के थ्रू भी, स्मॉल सर्जरीज होती है जिसमें पंचर करते हैं, वाटर को फ्लूइड को निकाल देते हैं एंड सिस्ट को रिमूव कर देते हैं। इन केस ऑफ जो म्यूसिनियस होती है जिसमें चिपचिपा सा मटेरियल होता है, जैसे हम लोग चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं इन ईजियर लैंग्वेज, उस सिस्ट के केस में उसे निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। उसके केस में या तो ओपन सर्जरी करनी पड़ती है या फिर उस केस में हम लोगों को लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी करके कट्स मार के अंदर डाल के सिस्ट काटनी पड़ती हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बारे में मैं इसलिए भी जानती हूँ कि मेडिकली हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और इसलिए जानती हूँ बिकॉज आई सफ़र फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड आई एम बिन सफरिंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। प्रॉबली आज इस टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज है, एंड जब ये बिगनिंग में था तब उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। आपके कुछ सवाल हैं तो वो पूछिए, फिर फर्दर मैं आपको और भी चीज़ें समझाती रहूँगी, अदरवाइज इट विल जस्ट बिकम लाइक अ लेक्चर। लेट अस हैव अ इंटरेक्शन। लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन नाउ। So, any question? Hi, Deepa ji. Do you have any question? Or Deepika, if you have any question, or Pranab, Loveleen, do you have any question regarding the PCOS, which I can help you out with? Okay, I'm just waiting for the questions. If एनीवेज, सो अगर अभी जब तक क्वेश्चन नहीं आते हैं तब तक हम लोग फर्दर कुछ और समझ सकते हैं पीसीओएस के बारे में। अब ये चल रहा है पीसीओएस का अवेयरनेस मंथ, इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि हम एक लाइव सेशन करते हैं। लेट मी ट्राई कि हम अपनी विमेन फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैं एजुकेट कर पाऊँ।
एंड उनको बता पाऊँ कि पीसीओएस होता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीसीओएस में है वो है बी पॉजिटिव। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन। ये आप आपके हाथ से हैंडल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, तब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये कंट्रोलेबल है बिकॉज इट इज़ अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ओके, आई हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। या हिरल, यू हैव अ क्वेश्चन। What's the best medication that cures PCOS? Okay, so हिरल, तो सबसे बड़ी बात है PCOS के क्योर के लिए एलोपैथी में मेडिसिन नहीं है। पहली बात तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल स्टडीज़ में क्योर जो वर्ड था वो 2009 के अराउंड हटा दिया गया था हमारी टेक्स्ट बुक्स में से, और उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया था ट्रीटमेंट से। बिकॉज बॉडी में कुछ भी क्योर कर देना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम होती हैं, बिकॉज ये बॉडी जो है ना, इट इज़ बिन डिजाइंड इन अ वे दैट ओनली वन थिंग कैन हैंडल इट, दैट इज गॉड। उसके अलावा बाकी सब डॉक्टर्स, बाकी सब मेडिकल प्रोवाइडर्स, हम फार्मासिस्ट, हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके बेस्ट। अब बात करते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये पीसीओएस के टाइप पे डिपेंड करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें कौन सा पीसीओएस है। पहले तो आप पीसीओएस को जितना जल्दी समझने की कोशिश कर पाएंगे, जितना जल्दी यंग एज में आपको पता चलेगा, उतना बेटर रहेगा। यंग एज में पता चलने के सिम्टम्स पकड़ने के तरीके क्या हैं? खासकर पीसीओएस एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को पीसीओएस है ना, तो उनको टीनेज में ही दिखना शुरू हो जाएगा, जब उनके मेंस्ट्रुएशन शुरू हुए बच्चों के। ध्यान रखिए कि क्या उनको फेस वगैरह पे, बॉडी पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हो, थोड़े बहुत एक्ने। जब आप प्यूबर्टी पे आ रहे हैं, होना इज ओके, बट हद से ज़्यादा एक्नेज हो रहे हो, कि पेनफुल एक्नेज हो रही हैं, पीठ पूरी एक्ने से भर गई है, बाजू में भर गई हैं, या स्टमक पे एब्रप्टली बहुत ज़्यादा हेयर्स आ गए हैं, बाल्डनेस आ रही है। ठीक है, मैंने एज आई टोल्ड यू कि मुझे भी पीसीओएस है, तो आई ऑल्सो हैव लॉस्ट माई हेयर्स एंड आई कीप लूजिंग माई हेयर्स। सो ये पीसीओएस की मेजर प्रॉब्लम है। एंड यू नो, कुछ प्रिमिलरी मूवमेंट्स पे अगर आप पकड़ लेते हैं कि पीसीओएस क्या है, दैट विल हेल्प अ लॉट। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन का अनयूजुअल हो जाना, या कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कभी बहुत ही कम आ रहे हैं, पेनफुल है बहुत ज़्यादा प्रोसेस, ये भी एक सिम्टम है। उसके अलावा जो सिम्टम है, बाल झड़ना तो मैंने आपको बता ही दिया है। और सिम्टम्स है कि कुछ लोगों के केस में जहाँ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, वहाँ पे पेन वगैरह के भी सिम्टम्स आते हैं। या आपका ओवरवेट हो जाना, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। और आप मान लीजिए कोशिश भी कर रहे हैं तो भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब एक बार आपने अगर पीसीओएस डायग्नोज करवा लिया, तो उसके बाद उसकी टाइप जानना भी बहुत ज़रूरी है। पीसीओएस जो है वो 4 टाइप का मेजरली बढ़ता है। एक होता है पिल इंड्यूस्ड। अब पिल इंड्यूस्ड का मतलब है, बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, मैरिज के बाद में बर्थ कंट्रोल मेडिकेशंस लेती हैं, ताकि वो थोड़ा बेटर मैरिड लाइफ जी सकें। जब वो बर्थ कंट्रोल मेडिकेशंस ले रही हैं, उसके बाद जब वो छोड़ती हैं, और अगर उसके छोड़ने के बाद उनके सडनली पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं, या उनका वेट गेन हो जाए अब्रप्टली, या फिर उनको ये बाकी जो सिम्टम्स मैंने बताए पीसीओएस के वो सब आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है उन्हें पिल इंड्यूस्ड पीसीओएस हुआ है। इन दैट केस ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, क्योंकि ये रिवर्स इशू हो जाता है पिल्स लेने से। सेकेंड थिंग होता है कि आपको जो है वो है इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ पीसीओएस। इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ पीसीओएस क्या है कि इन दैट केस आपके जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपका मेल हार्मोन बढ़ जाता है, एंड्रोजन। उसके अलावा आपका थायराइड खराब हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी आपको पीसीओएस ज़्यादा बढ़ता है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जाने की वजह से ज़्यादा बढ़ता है। या मान लीजिए आपकी डाइट में डेयरी, ग्लूटेन, ऐसी चीज़ें जो टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं, इनसे भी बढ़ जाता है। तो इसके केस में आपको ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट बंद करने पड़ेंगे, ग्लूटेन बंद करना पड़ेगा, स्ट्रेस रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड देन आप उसके ऊपर काम करते हैं। एक और टाइप ऑफ पीसीओएस होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है एक तरह की टाइप 2 डायबिटिक बन जाती है, कि बॉडी की ब्लड में जो शुगर है जो कि यूज होना चाहिए एनर्जी के लिए, वो एनर्जी के लिए यूज नहीं होता है, रादर बॉडी उसे फैट बनाना शुरू कर देती है और डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। और जब एक्सेस ऑफ इंसुलिन बॉडी में होता है,
तो जो इंसुलिन इंसुलिन है वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है, मेल हार्मोन्स एंड्रोजन है उनको बढ़ा देता है, और हमारी ओवरीज में से जो सिस निकलनी है उसे सॉरी जो ओवरीज में से एग निकलना है उसे निकलने नहीं देता, उसकी सिस्ट बना देता है। सो वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इन दैट केस आपको शुगर कट करना पड़ता है, आपको वेट लॉस करने की कोशिश करनी पड़ती है, आपको पैकेजेड प्रोडक्ट्स कम करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये तीन तरह के हो गए, और चौथा होता है हिडन टाइप। हिडन टाइप में क्या है कि थायराइड वगैरह का भी एक रीजन होता है जिससे पीसीओएस होने लग जाता है। सो वो एक हिडन टाइप में आता है। सॉरी, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब आप मुझे पूछ रहे थे मेडिकेशन। सो मेडिकेशन की अगर बात करूँ तो एलोपैथी में तो मेडिकेशन सिर्फ तीन ही है। एक तो वो आपको देते हैं मेटफॉर्मिन, जो कि या और कोई शुगर की मेडिकेशन देंगे ताकि आपका शुगर का लेवल कम ला सकें। दूसरी वो आपको देंगे बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन ताकि आपके पीरियड्स को रेगुलेट कर सके। तीसरा, आपके अगर फर्टिलिटी करना चाहते हैं तो फिर वो आपको देंगे हार्मोन के इंजेक्शन या हार्मोन्स की मेडिकेशन, जिसमें आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या आपको जो और एफएसएच हार्मोन, विमेन हार्मोन है, ये दिए जाते हैं ज़्यादा, एंड्रोजन वगैरह। सो ये उनकी ट्रीटमेंट है। थर्ड है कि अगर सिस्ट बहुत बड़ी है तो वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी एज आई टोल्ड यू, या तो ओपन सर्जरी होती है, मेरे केस में मैं ओपन सर्जरी भी करवा चुकी हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवा चुकी हूँ, बट दे बोथ डिड नॉट वर्क। एलोपैथी ने मुझे नहीं उतनी हेल्प कर पाए। लेटर ऑन मैंने होम्योपैथी ट्राई की एंड इट हैज़ हेल्प मी। लॉट ऑफ पीपल विल गुड रिएक्शन टू द आयुर्वेदिक मेडिकेशन, किसी को ज़्यादा अच्छा होम्योपैथी आ सकता है। एलोपैथी हैज़ अ लिमिटेड ट्रीटमेंट विच आई हैव टोल्ड यू। एंड सर्जरी, ट्रस्ट मी, ये मैं हर किसी को बोलती हूँ, मेरी इस गलती से मैंने सीखा है। आई हैव लॉस्ट माई राइट ओवरी, मेरे पास मेरी राइट ओवरी नहीं है, सर्जिकली इसे निकाल दिया गया है। क्योंकि एलोपैथिकली जब मेरा फर्स्ट टाइम सर्जरी किया गया था सिस्ट निकालने के लिए, दैट वाज ड्यूरिंग माय बर्थ ऑफ माय चाइल्ड। एंड मेरी सिस्ट की ग्रोथ जो है वो मेरे बेबी की ग्रोथ के साथ ही होती गई। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो कि मुझे पीसीओएस है बेटी को कंसीव करने से पहले। और मेरा पूरा कंसेप्शन का टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस में गया। उसके बाद में ओपन सर्जरी की गई, मेरी सिस्ट को बहुत निकाला गया, डॉक्टर ने कहा कि अब हम एक बार सिस्ट रिमूव कर देंगे तो ग्रो नहीं करेगी। बट बिल्कुल उल्टा हुआ। मेरी बेटी 6 महीने की थी जब मेरी सेकेंड सर्जरी हुई, और देन लैप्रोस्कोपिकली उन्होंने बोला हम आपकी ओवरी ही निकाल देते हैं क्योंकि ये कल को कैंसरस हो सकता है, बिकॉज बहुत एब्रप्टली ग्रोथ कर रही थी। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितना बड़ा था, सो माई सिस्ट फर्स्ट टाइम जब निकाली गई थी तो अराउंड 4 kg की थी, और जब सेकेंड टाइम निकाली गई तो 2.5 kg की थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने तकलीफदायक रहा है मेरे लिए। आज भी मुझे बहुत पेन एपिसोड्स होते हैं क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड में अब भी सिस्ट ग्रो की हुई है। एक ही चीज़ जो कंट्रोल कर रही है, दैट इज होम्योपैथी फॉर मी। Now, hair growth on my chin can be reversed. No, it can't be, Akanksha. So sorry to say that. मेरे भी केस में जब मुझे पीसीओएस शुरू हुआ है तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स आई थी कि मुझे ना चिन के ऊपर कम से कम 4-5 बाल ऐसे पर्टिकुलर हैं जो कि आ गए थे, एंड कोई क्योर नहीं है। आई हैव टू एवरी टाइम जस्ट रिमूव देम। दे कांट बी रिवर्स्ड। इवन आप कितनी भी मेडिकेशन ले लीजिए, इवन आपका पीसीओएस कंट्रोल में भी आने लगेगा तो भी 100% रिवर्सल ऑफ हेयर ग्रोथ तो नहीं हो पाता है। Mr. Pranav, I have told the difference between PCOS. PCOS is a syndrome, polycystic ovarian syndrome, and PCOD is a polycystic ovarian disease. जो डिजीज पीसीओडी है वो कम सीवियर होता है, पीसीओएस ज़्यादा सीवियर होता है। पीसीओडी बहुत कॉमनली विमेंस में पाया जाता है, पीसीओएस के कम केसेस होते हैं, बट दे आर वेरी सीवियर। एंड पीसीओएस इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, पीसीओडी की इनफर्टिलिटी कॉज करने के फिर भी चांसेस आर कम। पीसीओएस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और पीसीओडी जो है वो एक तरह का माल फंक्शन ऑफ योर हार्मोन है। आई होप दैट हेल्प्स यू। Does PCOS cause overweight in women? Yes, Mr. Ashok, it causes overweight in women. In my case also it happened. I think PCOS मुझे शायद थोड़ा चाइल्डहुड में कहीं वो उस लेज पे होगा जब हुआ होगा। सो आई क्लियरली रिमेंबर माई चाइल्डहुड दैट आई वॉज अ वेरी थिन पर्सन, मतलब एकदम सूखा कांटे थी। एंड माई पेरेंट्स यू टू कीप टेलिंग मी कि कैसा बच्चा एकदम पतलिंगर सा है। द मोमेंट आई एंटर्ड माई मेंसुरेशन, मैंने बहुत सडनली एब्रप्टली वेट गेन किया, फेस पे हेयर्स आ गए, हेयर लॉस भी शुरू हुआ। दिस ऑल लेड अस टू डॉक्टर, और हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए ये सोच के कि भाई देखो बाल बाल खराब हो रहे हैं, बच्चा बेफालतू मोटा हो रहा है। डॉक्टर सेड कि तब उस टाइम में व्हेन इट वाज बीन चेक्ड, आई थिंक बैक इन 2000 की बात होगी, तब तक पीसीओएस जो टर्म है ये इतना ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश टर्म नहीं था, या पीसीओडी।
बट डॉक्टर्स ने कहा कि प्रॉबेबली थोड़ा सा हार्मोन इम्बैलेंस है जो हमें ब्लड वर्क्स में दिख रहा है, उसकी वजह से होगा। दे गेव मेटफॉर्मिन। तो जो आज से मतलब 12-13 साल पहले ट्रीटमेंट लाइन चल रही है ना, वो भी आज भी वही चल रही है कि भाई उस वक्त भी मुझे मेटफॉर्मिन दिया गया था, आज भी जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ मुझे मेटफॉर्मिन देने को कहते हैं। मेरा एक मानना है कि एलोपैथिकली 100% ये आपका ध्यान नहीं रख पाएगा। मतलब एलोपैथी आपको एक मूवमेंट में कहती है कि सॉरी, हम आपके ना जब सिस्ट ग्रो कर रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी इलाज। इन दैट केस अल्टरनेटिव मेडिकेशन डू ऑफर सम ट्रीटमेंट्स। एज आई सेड, बिकॉज मुझे होम्योपैथी बहुत हेल्प कर रही है, probably it may help you. I don't want anybody to get into a situation which I am going through, because to have a pain episodes एवरी ऑलमोस्ट 20-20 दिन के पेन एपिसोड्स रहते थे मुझे। अब कम हुए हैं होम्योपैथी लेने के बाद। अब मैं को महीने में कम से कम 4 बार ऐसा होगा कि बहुत तकलीफदायक दिन होते हैं, व्हेन आई कांट इवन गेट अप फ्रॉम माई बेड। ऐसी सिचुएशन किसी का ना हो कि जहाँ आपकी एक ओवरी भी निकाल दी गई है, एक ओवरी बची है, वो भी इतनी बड़ी सूजी हुई सी एक टेनिस बॉल जितनी बड़ी ओवरी है, वो भी आपको तकलीफ दे, वो ना हो। इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि बिकॉज इट हैज़ हेल्प मी, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन। आप मेरे लिए जो चीज़ें काम की हैं वो ये है कि मैं वज़न कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, वर्कआउट ऐड करिए अपनी लाइफ में। आप खाने में ग्लूटेन कम करने की कोशिश करिए, आटा जो है कम करिए, दूध की आइटम कम करिए अपने डाइट में, चीनी कम कर दीजिए, फाइबर ज़्यादा ऐड करिए, मल्टीविटामिन ज़रूर लीजिए, बिकॉज विटामिन डी और जिंक और मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को वर्स करने में हाथ है इनका भी। तो मल्टीविटामिन लेते रहिएगा ज़रूर। एंड ये लाइफस्टाइल चेंजेस और योगा, स्ट्रेसफुल वर्कआउट बिल्कुल मत करिएगा। ये जो आप सोचते हैं कि आप जिम जाएंगे और आपको कोई बोल कि वजन कम करो, वजन कम करो, स्ट्रेस देगा, नो इट इज नॉट गोना वर्क। यू हैव टू इंश्योर दैट योर फैमिली अंडरस्टैंड दैट ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट नहीं की है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज समथिंग विच योर बॉडी वॉज रिटन by the birth and it has just triggered at some point and you haven't created it for yourself. So you need to do it stress free workouts, do whatever you love to do and try to reduce your weight and control it. How will ashwagandha? So hi, Akanksha, you have a question there. How will ashwagandha herb useful in treatment of PCOS? So ashwagandha basically क्या करता है आकांक्षा कि ये हमारे ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करता है। सो एज आई सेड कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है ये लिंक्ड होता है हमारे हार्मोन सिस्टम से। तो जब हमारे हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हमारा एंड्रोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, उस वजह से हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है पीसीओएस की। तो जब आप अश्वगंधा जैसी हर्ब लेते हैं, ये यूजुअली कहती है कि आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और आपका जो हार्मोन सिस्टम है उसको हेल्दी रखने की कोशिश करती है, आपके एंड्रोक्राइन सिस्टम को हेल्दी रखने की कोशिश करती है। दैट्स हाउ अश्वगंधा इज बिन सेड दैट इट हेल्प्स, बट देर इज नो प्रूवन स्टडी। अभी तक कोई ऐसी मेडिकल स्टडी नहीं मिली है जहाँ पे 2-3 हज़ार लोगों को अश्वगंधा दिया गया हो और देखा गया हो कि उनको पीसीओएस में इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं। बट आयुर्वेदा कहता है कि इट हेल्प्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर फेथ। अगर आपको अच्छा है, आपको उससे अच्छा लग रहा है, मैं भी ले रही हूँ अश्वगंधा, आई एम फीलिंग एटलीस्ट एनर्जेटिक जब मैं लेती हूँ अश्वगंधा। कम से कम जो बाकी डाइट कट्स कर रही हूँ तो ये अश्वगंधा वगैरह की टैबलेट्स और थोड़ा मेरी मल्टीविटामिन की टैबलेट मेरे एनर्जी को अप रखती है, बट मैं रेगुलर नहीं लेती हूँ। इफ आई एम टेकिंग इट फॉर लाइक 15 days, आई गिव अ ब्रेक ऑफ 15-20 days एंड देन अगेन आई टेक मल्टीविटामिन। रेगुलर मत लीजिएगा। ओके, so any other questions if anybody have which I can help you out with? See, PCOS के केस में बस मैं यही एक चीज़ बार बार बोलूँगी कि there is nothing to get worried about it. It can be controlled and control करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है to know कि ये प्रॉब्लम आपको जो है ये इसका मेन रीज़न क्या है। सो जैसे मैंने बताया कि 4 टाइप ऑफ पीसीओएस होते हैं। एक पिल इंड्यूस्ड होता है, एक आपका होता है हिडन पीसीओएस जिसमें थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से आपको पीसीओएस बढ़ जाता है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, या जिंक या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, या फिर आयोडीन जिसको हम लोग सोचते हैं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी भी पीसीओएस को ट्रिगर कर जाती है, तो ये हिडन में आता है। थर्ड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ पे इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी जो इंसुलिन को कंट्रोल किया वो चली जाती है और हमें ओबेसिटी कॉज करता है।
वो एक रीज़न होता है। एंड द लास्ट इज योर इन्फ्लामेटरी टाइप। अगर आपको इन चारों में से पता है कि आपको कौन सी टाइप का पीसीओएस है तो आपको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे से डायग्नोसिस करवाएं, और डायग्नोसिस करने के तरीके क्या है? आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नज़र आ जाती हैं, दिख जाती हैं। या तो सिस्ट ओवरी के बाहर हो सकती है या अंदर, मतलब अगर ये ओवरी है तो या तो सिस्ट की ग्रोथ बाहर होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे ये जो सिस्ट हैं ये यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, या ये जिस तरह से मैंने अंदर बताया है अंदर ग्रो कर जाते हैं। सो ये सब हमें दिख पाता है इन द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ये पर्ल टाइप स्ट्रक्चर हमें दिखती है, हम यही बोलते हैं कि पर्ल नेकलेस की तरह अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पीसीओएस है। सो दूसरा है ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में आपके हार्मोन के लेवल्स चेक करें कि आपका एंड्रोजन का लेवल क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, मतलब आपके विमेन एंड मेन हार्मोन्स उनका क्या लेवल है। उसके अलावा चेक करिए कि इनका बैलेंस कैसा है। एलएच एंड एफएसएच की रेशो का बराबर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मान लीजिए एलएच की रेशो ज़्यादा कम हो रखी है और एफएसएच बढ़ रखा है, तब भी आपको पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े एग्रीवेट हो सकते हैं। आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स चेक करवाइए, इंसुलिन के लेवल्स चेक करवाइए। थर्डली आप जो है अपना मेटाबॉलिक रेट चेक करवाइए कि आपका मेटाबॉलिक रेट क्या चल रहा है। एंड थायराइड चेक करवाइए। जब ये सब पैरामीटर्स चेक करवाएंगे तो इट विल बी ईजियर टू नो कि आपको किस तरह का पीसीओएस है, एंड देन यू कैन बेटर हैंडल इट और ट्रीट इट। So, any other questions? I hope that is helpful. You are able to understand. See, because I can relate to your pain right now because I am going through a PCOS. I know how the life is issue. अगर ये एग्रीवेट हो गया, देखिए बहुत से केसेस में पीसीओएस पता ही नहीं होता है, ये अंडरलाइन पड़ा होता है, हम में से किसी को रियलाइज नहीं होता है अनटिल कुछ सीवियरिटीज आ जाए या कुछ कंडीशन आ जाए। लाइक इन माई केस मुझे पीसीओएस है, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया था नहीं। वेन आई वॉज ट्राइंग टू प्लान माई चाइल्ड, और हम लोगों ने नॉर्मली सोचा कि ठीक है हम लोग टेस्ट करवाते हैं एंड डॉक्टर के साथ प्लानिंग के हिसाब से बेबी प्लान करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि भाई मुझे पीसीओएस एंड डॉक्टर सेड की इनफर्टिलिटी होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, वी विल स्टार्ट अ ट्रीटमेंट बाय गॉड ग्रेस, बिकॉज भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बाय गॉड ग्रेस आई थिंक मैंने जिम ज्वाइन किया एंड देन आई स्टार्टेड मेटफॉर्मिन थोड़े दिन के लिए स्टार्ट की, एंड विद इन आई थिंक मंथ भी नहीं हुआ होगा एंड आई कंसीव्ड माई चाइल्ड। बट हाँ, रेपरकशन ही कुछ और हो गया मेरे केस में, जो कि रेयर होता है कि बेबी मेरे स्टमक में जब मतलब व्हेन आई शी वाज इन माय यूट्रस दैट टाइम मुझे सिस्ट की ग्रोथ होना शुरू हो गई। भाई वो होता है सिवियरिटी ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, तो वो बहुत तकलीफदायक हो गया था। बट वो कम होता है, सो डू नॉट गेट वरिड, बी पॉजिटिव। if you're planning for a baby, you will definitely have a baby, be positive about it. God has to give it, nobody else can give it to you, so it will make a means for child to come into a world. Complications जैसा आप कोशिश करें कि पहले ही पीसीओएस ट्रीट कर लें देन कंसीव करें, आई वुड सजेस्ट दैट। एंड होम्योपैथी हैज़ वर्क फॉर मी, आई होप इट वर्क्स फॉर यू। दो आई एम एलोपैथी पर्सन, मतलब मैं फार्मासिस्ट हूँ, एलोपैथी पढ़ा है, but somehow I believe that homeopathy has really done a wonders for me. It just came in my life quite late. So Akanksha, you have one more question. Someone suggested me to switch to A2 cow milk. Is it recommended? See Akanksha, ऐसा है कि अगर आपका पीसीओएस का टाइप आपको मालूम है तो पीसीओएस के टाइप अगर मान लीजिए आपका इन्फ्लामेटरी टाइप है, ठीक है, या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप पीसीओएस है, तो इन दोनों के केसेस में आपको दूध नहीं लेना है। फिर वो चाहे A2 हो या फिर वो कोई और मिल्क हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। द प्रॉब्लम मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट की क्या होती है कि इनके अंदर जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं, जो मिल्क है आप समझिए, सी मिल्क इज बीन स्पेशली डिजाइन फॉर अ काफ, राइट, गाय के बच्चे के लिए बनाया गया है, गाय के बच्चे की ग्रोथ के लिए बना है मिल्क, राइट, इसीलिए तो मिल्क बनाया है गाय ने, वो किसी और न्यूट्रिशन के लिए तो बनाया नहीं है। अब उस मिल्क में बहुत ज़्यादा ना अमाउंट में हार्मोन्स भी होते हैं जो कि शायद हमें इस एज में रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवेज 14 ईयर्स की उम्र के बाद में जो एंजाइम आपके मिल्क को
ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वो आपकी बॉडी में होता भी नहीं है। सो जो मिल्क है वो सिर्फ आपकी बॉडी में जाके फैट बनता जाता है, इट डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ अ मिथ कि इट गिव्स यू कैल्शियम, इट इज़ अ मिथ। तो जो जितना कैल्शियम है ना वो आपका सिर्फ बॉडी खुद अपनी बोन से रिकवर करता है, और वो कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी या तो स्पिनैच या फिर जैसे कि डेयरी के जो बाय प्रोडक्ट है जैसे कर्ड हो गया, प्रोबायोटिक, ऐसी सब चीज़ें ले रही हो, दैट इज ओके। बट मिल्क, इट्स नॉट गोना हेल्प यू, रादर ये आपकी सिचुएशन को थोड़ा वर्स ही करेगा। तो यू हैव टू स्टॉप डेयरी एंड ग्लूटेन प्रोडक्ट्स। सो वेट कैसे कम करें माही, यू आर आस्किंग मी फॉर पीसीओडी। भाई मैं खुद ही ओवरवेट हूँ आज तक, आई एम ट्राइंग। सो माही व्हाट इज वर्किंग फॉर मी इज फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, मैंने वर्कआउट शुरू किया है। मैंने सबसे पहली चीज़ की, जो वर्कआउट मेरे लिए सस्टेनेबल है मैंने वो शुरू किया। मैंने जिम वगैरह करके देखा है, वहाँ पे आपको डंडे मार मार के वो करवाता है एंड यू डोंट लूज मच। मतलब मैंने जिम 1 महीना किया तो आई लॉस्ट 2 kgs। एंड आज जब मैं घर पे होम वर्कआउट कर रही हूँ अपनी मर्जी का जो मुझे पसंद है, स्ट्रेस फ्री वर्कआउट कर रही हूँ, आई हैव लॉस्ट 5 kgs। that is a difference when you do workout which you are happy with, which is not causing stress to you, and you can be sustainable on that। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबिलिटी। सो आप अगर पॉजिटिव रह के अपने वर्कआउट को कर रहे हैं, जैसे मैंने सिंपल पहले वॉक से शुरू किया कि मैंने कोशिश की कि मैं रोज़ के 5 किलोमीटर, फिर मैंने 7 किलोमीटर बढ़ाया, फिर 10 किलोमीटर बढ़ाया वॉक को। फिर उसके बाद मैंने जब वॉक से मेरी हिम्मत बन गई, 1 महीना मैंने लगातार किया बिना ब्रेक के, जब मुझसे वो हिम्मत बन गई कि मैं अब वॉक करके सस्टेनेबल हो गई, तो मैंने योगा ऐड किया। बिकॉज योगा इज़ वन थिंग रियली वेरी गुड फॉर योर बॉडी। योगा के अंदर जितने पीसीओएस के लिए पोजेज हैं, जितनी चीज़ें हैं, जो इजी स्ट्रेचेस हैं, पीसीओएस को योगा बहुत अच्छा करता है। बिकॉज इट काम्स डाउन यू, या आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लाता है, एंड नेचुरली आपका जो एड्रेनल सिस्टम है इसको भी ठीक करता है। तो यू नीड अ गुड टीचर। लाइक मेरे अभी के जो योगा टीचर हैं, शी गिव्स मी स्पेशल एक्सरसाइजेस की मेरे, बिकॉज आई हैव अ थायराइड ऑल्सो, एंड मेरा जो पीसीओएस है वो इन्फ्लामेटरी एंड इंसुलिन, इन दोनों का मिक्स टाइप ऑफ पीसीओएस है। मेरे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है उस वजह से हो जाती। तो वो मुझे थायराइड की एक्सरसाइज कराती हैं, देन मुझे और भी एक्सरसाइज कराती है जो स्पेसिफिकली मेरे सिस्ट के लिए मुझे ठीक रहती हैं। सो योगा इज़ हेल्पिंग मी आउट। एंड उसके अलावा मैंने डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद करने की कोशिश की हुई है। मैं मैक्सिमम पनीर और दही लेती हूँ, वो भी मैं कंट्रोल्ड अमाउंट में लेती हूँ। दूसरी चीज़, मैंने ग्लूटेन फ्री होने की कोशिश की है। मतलब आटा, मैदा और बार्ले हो गया, ये कुछ ऐसे सीड्स हैं ना जो बॉडी में पचने के लिए और टाइम लेते हैं और बहुत शुगर बढ़ाते हैं, तो वो कम किया हुआ है। वाइट शुगर या गुड़ वगैरह सब थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। अगर बहुत मन भी करता है लेने का तो एप्पल वगैरह ऐसा फ्रूट वाला शुगर ले लीजिए, थोड़ा बहुत खा लीजिए। बट जितना चीनी वाले फ्रूट्स भी कम करने की कोशिश करेंगे उतना बेटर रहेगा, जैसे कि चीकू, आम, ये थोड़े कम करने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा आपको अपनी डाइट में थोड़ा फाइबर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप खा नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा सैलेड वगैरह भी नहीं खाया जाता है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चिया सीड्स खा लीजिए, जैसे सब्ज़ा कहते हैं हम लोग, या फिर फ्लैक्स सीड्स खा लीजिए, या और कुछ नहीं तो इसबगोल खा लीजिए। रात को थोड़ा सा दूध में या फिर पानी में मिक्स करके खा लीजिए। थोड़ा सा दूध लेने से कुछ नहीं होने वाला आपको ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा मिल्क लेने से प्रॉब्लम है। तो थोड़ा फाइबर ऐड करना ज़रूरी है, एंड वर्कआउट रेगुलरली ऐड करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें, एंड स्ट्रेस फ्री रहना, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ यू आर डूइंग गुड एंड यू विल कंट्रोल दिस सिचुएशन। आप बहुत स्ट्रेस लोगे ना, इट इज़ नॉट गोना हेल्प। बॉडी जब स्ट्रेस लेती है तो और वेट लॉस नहीं कर पाती, तो स्ट्रेस फ्री होके करना है। सो मिस्टर प्रणव, यू हैव अ क्वेश्चन दैट मेडिकेशन एंड ओटीसी प्रोडक्ट, हाउ कैन वी रीच यू। अगर आपके क्वेश्चंस हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स एंड मेडिकेशंस के बारे में, और आप उनकी रिव्यूज़ में बनाती हूँ अपने चैनल पे फार्मा देवी पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छे वो मिलेंगे। माही, यू हैव अ क्वेश्चन कि पीसीओएस और पीसीओडी दोनों अलग अलग है क्या। हाँ माही, पीसीओएस और पीसीओडी दोनों अलग अलग हैं। इनके सिम्टम्स एक जैसे हैं, इनकी कंडीशंस भी एक जैसी हैं कि दोनों के दोनों हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, बट देर इज़ अ मिन्यूट डिफरेंस इन देम, और इनकी सिवियरिटी में डिफरेंस है। जैसे कि पीसीओडी जो है ना, वो आपकी बॉडी के हार्मोन सिस्टम के इम्बैलेंस की वजह से जनरेट होता है, जब मेन हार्मोन उसमें एंड्रोजन बढ़ जाए उसकी वजह से जनरेट होता है बेसिकली। और जो पीसीओएस है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और एक एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है, और एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब वो 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। तो पीसीओएस थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है, पीसीओडी थोड़ा कम सीवियर होता है।
पीसीओडी के केस में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस कम होते हैं, पीसीओएस में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो डिफरेंस है, वो पहले बता चुके हैं, आप वीडियो में आगे जाके भी देख सकते हैं, पीछे जाके, सॉरी। देन हिरल, कैन यू हैव सोया मिल्क? नो, हिरल सोया मिल्क भी नहीं ले सकते हो, बिकॉज सोया का जो प्रोटीन है ना, वो काफ़ी हद तक पीसीओएस के लोगों को सूट नहीं करता है। तो टोफू एंड सोया ये भी आप नहीं अल्टरेट कर सकते हो। आपको अगर बहुत मतलब ऐसे दूध की इच्छा है, थोड़ा सा आप मिल्क ले लेंगे, दैट इज़ ओके। बट आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत एक्सेसिव नहीं लेना, जैसे बर्फ़ी खा लिया, या आपने ओवर ज़्यादा ही पनीर खा लिया, या आपने बहुत ज़्यादा दूध पिया है, कम से कम दिन में 2 या 3 ग्लास पीते हैं, वो आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो यू हैव टू रिड्यूस इट, ताकि उतना कम इंसुलिन बॉडी में बने और उतने कम टॉक्सिन्स बने बॉडी में, एंड बॉडी कैन हैंडल कंडीशन बेटर। एक सेकेंड, Akanksha, you have are you talking about ashwagandha tablets? Which brand? And please me know about its dosage. Akanksha, मैं अश्वगंधा जो मैं यूज़ करती हूँ, वो एक ब्रांड है गार्डन ऑफ लाइफ करके, उसका यूज़ करती हूँ। इवन मैंने हिमालय का भी यूज़ किया हुआ है, दोनों ही ओके हैं, बेटर है। इवन पतंजलि का भी अश्वगंधा अच्छा है। सो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप डोज की बात करें तो हर प्रोडक्ट की, हर कंपनी के हिसाब से डोज बदल जाती हैं। मतलब किसी एक की दिन में 2 गोलियां 2 2 बार होगी, किसी की दिन में 1 गोली। तो वो डिपेंड करता है उन्होंने किस साइज़ की गोलियां बनाई हैं। तो वो मैं डोज आपको यहाँ नहीं बता सकती अनटिल आप जो ले रहे हैं आप मुझे वो शेयर करें, और आप मुझे पूछना चाहते हैं कि वो कैसा है प्रोडक्ट और वो यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर सकती हूँ। इट विल बी ईजियर फॉर मी। सो मिस इंदु जी का क्वेश्चन है कि यू वेलकम माही। देन पीसीओएस के वक्त एक्सरसाइज करना हार्मफुल तो नहीं है? नहीं इंदु जी, पीसीओएस की ड्यूरिंग एक्सरसाइज करना हार्मफुल नहीं है। मतलब एक्सरसाइज करिए, बट ऐसी जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल ना हो। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपकी बॉडी को ब्रीदिंग एंड रेस्टिंग टाइम मिले। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी मसल्स को रिलैक्सेशन का टाइम दें, बॉडी को रिलैक्स होने का भी टाइम दें। ऐसा नहीं कि आप ओवर टायर्ड कर लें। तो अगर मान लीजिए आज आप सुबह वॉक चाहते हैं, तो यू हैव टू गिव डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स कि आप नेक्स्ट डे जब वॉक पे जाएं। आप ये नहीं कर सकते आज सुबह भी वॉक गया, फिर शाम को भी चले गए, फिर अगले दिन फिर सुबह चले गए, तो आपकी बॉडी मसल्स को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा। So you have to do workouts where you have a relaxation also, and any workout which you find happy, you are feeling good about it, वो करिए। जहाँ पे ये आपका मन लगता हो, आपको दिल करता है कि आप और अगले दिन करें, वैसे वर्कआउट्स करिए। ये ऐसे वर्कआउट जहाँ पे आपको कोई कोच आपको बोलता है दौड़ो, अरे आप तो वजन कम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ऐसे लोगों के पास जाना अवॉइड ही करिए। प्लीज़ एजुकेटेड लोगों के पास जाइए। देर आर वेरी गुड गुड ग्रुप्स, जैसे कि एक फिटर करके ग्रुप है, वो काफ़ी अच्छा है, मैं भी फॉलो करती हूँ उनको। वहाँ पे जितने हेल्थ के कोचेज़ वगैरह हैं, दे आर लिटिल एजुकेटेड। उनके अंदर कुछ कोचेज़ हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है पीसीओएस के वर्कआउट्स वगैरह कराने में। और भी बहुत से ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली पीसीओएस के लिए कैसे वर्कआउट सूटेबल हैं वो बताए जाते हैं। या फिर आई सेड कि योगा करिए, योगा इज़ रियली गुड, मेरे को हेल्प आउट कर रहा है। एंड बस ये है कि आप योगा के टीचर को बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको योगा वही काम करेगा जहाँ पे वो टीचर आपको पर्सनली गाइड करे कि ये वाली एक्सरसाइज पर्टिकुलरली जो योगा में है, आपकी ओवरीज के हेल्थ के लिए, आपके विमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ के लिए, वह वो आसन थोड़े ज़्यादा करें। सो आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। सो आकांक्षा, आप पूछ रहे हैं कि लेट अस नो अबाउट आसना दैट विल हेल्प पीसीओएस। आकांक्षा, मैं आपको बता तो सकती हूँ कुछ आसन, बट मैंने क्या किया है, नेक्स्ट मंथ मैंने अपने जो योगा के गुरु हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो एक मेरे साथ लाइव सेशन करें, वेरिन मैं उनका एक थोड़ा इंटरव्यू टाइप लूँगी, एंड वो हमें बताएंगे कि हम कौन से ऐसे आसन कर सकते हैं। तो से स्टे ट्यून्ड, एंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ में आपके एक लिंक शेयर करूँगी अपना पीसीओएस के योगा आसन्स के लिए, जो कि मेरे गुरु बताएंगे कि कैसे करने चाहिए, कौन कौन से हैं। अदरवाइज देर आर वेरी गुड बुक्स ऑल्सो, या फिर आप इंटरनेट पे नॉर्मली भी सर्च करेंगे कि योगा आसन स्पेसिफिकली फॉर पीसीओएस। बाबा रामदेव जी की एक वीडियो है, वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। आई रियली लाइक द वे ही टीचर्स, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड टीचर ऑफ योगा। सो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के जो हैं योगा के, उनके साथ में एक लाइव सेशन और करूँगी,
जहाँ पे स्पेसिफिकली बताएंगे। जो एक आसन जो वो बार बार मुझसे करवाते रहते हैं वो है, एक तो थ्रोट के लिए करवाती हैं मुझसे ताकि थायराइड कंट्रोल में रहे। जहाँ यहाँ पे जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके लिए करवाती हैं। कुछ वो प्राणायाम काफ़ी करवाती हैं, वो भी शी सेज की काफ़ी हेल्प करता है। देन बटरफ्लाई करके एक पोज होता है वो करवाती हैं। सो देयर आर मेनी। सो मैं सारे तो नहीं आपको बता सकती हूँ, बट हाँ आप वेट करिए, मैं एक लाइव सेशन करूँगी वेर वी विल टॉक अबाउट योगा आसना। वेलकम माही। मोटापा, इंदु जी का क्वेश्चन है, मोटापा कैसे कम करें एंड स्पेशली इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कि मोटापा सीनियर सिटीजन कैसे कम करें। तो मैं एक चीज़ जो पॉइंट कवर करूँगी इस क्वेश्चन के साथ में वो ये है कि पीसीओएस जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि अपनी सिवियरिटी को एज टू एज चेंज करता जाता है। पीसीओएस जो है जब आप यंगर एज में हैं, जब आप टीनेजर टाइप है, तब उस वक्त पीसीओएस आपको प्रॉब्लम्स कैसी क्रिएट करेगा? बॉडी हेयर्स, अनवांटेड जगहों पे हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह, जो कि जैसे कि पीठ में आपको आर्म्स में और पेनफुल पिंपल्स, या फेस पे और पिंपल्स बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हो, या फिर आपको कॉज करेगा प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। उसी जगह जब आप थोड़ा आगे की एज में जाते हैं वेर इन यू आर अ मैरिड पर्सन एंड ट्राइंग टू कंसीव, तो इस केस में वो आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करेगा। हेयर लॉस और इरेगुलर पीरियड्स तो एक कॉमन चीज़ हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको जैसे इन माई केस मुझे कभी भी इरेगुलर पीरियड्स नहीं थे, तो उस केस में ये कहना कि मुझे पीसीओएस नहीं था, इट वाज रॉन्ग। पीसीओएस तो फिर भी था। सो या फिर ये कहना कि कोई पतला आदमी है तो उसको पीसीओएस नहीं हो सकता, नहीं, ये भी रॉन्ग है। देयर इज अ लीन पीसीओएस वेर इन पर्सन इज बिल्कुल पतले हैं फिर भी उन्हें पीसीओएस का प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन ठीक से नहीं कंट्रोल कर पा रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो पीसीओएस के काफ़ी मिथ्स हैं। फिर आप बात करें कि थोड़ा बड़ी उम्र में, जैसे आपकी एज में, आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ा देता है पीसीओएस अगर किसी को है। डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ा देता है, टाइप 2 ऑफ डायबिटीज़। उसके अलावा ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन सब के भी ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है अगर आपको पीसीओएस है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब तक जिस यंग एज में कंट्रोल कर पाएँ तो बेटर रहेगा। कोशिश करिए कि आप अगर एक बार नॉर्मल वेट साइकिल में ही अपने आप को हमेशा कंट्रोल रख पाएँ, वेट ना बढ़ने दें, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा पीसीओएस को इफेक्ट करती हैं। बाकी सीनियर सिटीजन वजन कम करने के लिए एज आई सेड कि जैसे हम जो पीसीओएस के लिए मैं जो बता रही हूँ कि आपको आटा कम करना पड़ेगा, ग्लूटेन बेसिकली चावल कम करना पड़ेगा, अल्टरनेटिवली ब्राउन राइस ले लीजिए, ओट्स वगैरह ले लीजिए। आपको दूध की आइटम बंद करनी पड़ेगी, चाय वगैरह जो आप पीते हैं वो आपको बंद करनी पड़ेंगे, चीनी आपको बंद करनी पड़ेगी, आपको फ्राइड आइटम बंद करनी पड़ेगी। जितनी भी चीज़ें पैकेट में आती हैं, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि उनमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिव शुगर्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, ये कुछ भी अच्छा नहीं है। पीसीओएस या फिर वैसे भी किसी को वजन कम करना है तो वो पैकेटेड या ट्रांस फैट वाली आइटम्स को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको मूवमेंट लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग, या फिर कोई भी ऐसा वर्कआउट जो आपको सूट करता हो वो करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे वॉक से शुरू करिए, बढ़ाते जाइए। कोशिश करिए कि आप दिन में या तो आप 10,000 स्टेप पूरे कर लें, या फिर अगर आपने कुछ मान लीजिए 5-6 हज़ार स्टेप पूरे कर लिए हैं और उसके अलावा आप थोड़ा कोई और एक एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज बर्न को कम से कम कोशिश करिए कि दिन में 500 मिनिमम से लेके 700-800 की बीच में कैलोरी बर्न कर रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वेट लॉस में हेल्प करती है वो है कैलोरी डेफिशिएट चलना। कैलोरी डेफिशिएट होता है कि आपके बॉडी वेट, आपकी बॉडी हाइट को देख के, बीएमआई को देख के बताया जाता है कि आप कितनी कैलोरीज को इनटेक करें। आपकी लाइफस्टाइल को देख के कि वो इंटरमीडिएट, मतलब आप बिल्कुल नहीं चलते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उसके हिसाब से बताया जाता है आप कितनी कैलोरी खा सकते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे बोला गया है कि मैं 2,000 कैलोरी खा सकती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा वर्कआउट भी करती हूँ और इंटरमीडिएट मतलब ये सब चीज़ों के साथ में मेरे कैलोरीज है 2,000। अब डेफिशिएंट चलने का मतलब क्या है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1,700 कैलोरीज से ऊपर खाना ना खाऊं, तो उस केस में आपको कैलोरीज को ट्रैक करना पड़ेगा। तो जब आप कैलोरी डेफिशिएट चलते हो, अपनी बताई हुई कैलोरी से 200-300 कैलोरीज कम खाते हो, तो भी आपको वजन कम करने में हेल्प होता है। एंड जितना बर्न करते हो आप और
जितना आप खाते हो वो बैलेंस अगर हम ला पाएँ तो वो सबसे बढ़िया होता है, विच इज़ टफ, बट कोशिश तो करनी चाहिए, वी कैन टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो प्रणव यू हैव अ क्वेश्चन कि विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर पीसीओएस। देखिए ऐसा है प्रणव जी, मैंने तो एलोपैथी लेके देखी, आयुर्वेदा लेके देखी और होम्योपैथी लेके देखी। मेरे लिए होम्योपैथी ज़्यादा काम की है, हर किसी की बॉडी टाइप और कंडीशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट्स वर्कआउट करती हैं। इन माय केस फॉर मी अल्टरनेटिव थेरेपी विच हैज़ वर्कड इज होम्योपैथी। हिरल यू हैव अ क्वेश्चन कि कौन सा व्हाट अल्टरनेटिव फॉर व्हीट रोटी, इज इट ओके टू हैव राइस। सी हिरल, आपको राइस भी कम करना है, सो वाइट राइस और वाइट मतलब रोटी, ये दोनों ही कम करनी है आपको। 100% बंद मत करिए, मतलब ये जो बोलते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस के लिए कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं। आपका मन है ना तो आप एक आध बार लीजिए, आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं थोड़े से चावल, पूरा कटोरा भर के चावल नहीं, थोड़ा ले लीजिए। उतनी बड़ी चपाती नहीं, छोटी सी चपाती ले लीजिए। और अल्टरनेटिव जो मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे हफ्ता हमेशा ना आटा या मैदा नहीं खाने की कोशिश करती हूँ और चावल भी नहीं। मैं क्या करती हूँ कि अल्टरनेट अल्टरनेट करने की कोशिश करती हूँ, मतलब मैं कभी ज्वार की रोटी बना लेती हूँ, कभी बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, कभी मैं रागी की रोटी बना लेती हूँ, कभी मैं थोड़ा सा ना बाजरा, थोड़ा सा नॉर्मल आटा, थोड़ा ये सब मिक्स करके एक रोटी बना लेती हूँ। तो ऐसे करके आप अल्टरनेट कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस हैं। थोड़ा कभी मैं कुछ नहीं तो मान लो रोटी नहीं बनाने का मन है तो ओट्स, देन बाजरा या ज्वार, ये कोई भी चीज़ें मिक्स करके चीला टाइप बना लेती हूँ। सो आप कुछ भी अल्टरनेट कर सकते हैं और हफ्ते में एक आध बार थोड़ा सा खा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ये जितना ज़्यादा हम रोकने की कोशिश करते हैं ना उतना ज़्यादा ही हम लोग फिर खा लेते हैं, मतलब हमारा जल्दी रेजीम टूटता है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाइट राइस ब्राउन राइस जो है ना, ये सिर्फ मार्केटिंग है। दोनों को अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से देखते हैं ना तो दोनों की कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है। बस ये है कि जो ब्राउन राइस है वो थोड़ा सा पचाने में ईजियर होता है और उसमें थोड़ा सा फाइबर ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ब्राउन राइस खा रहे हैं। सो बाकी तो हेल्थ केयर में खासकर ये जो हेल्थ केयर की पूरी इंडस्ट्री बनाई गई है रिगार्डिंग डाइट एंड ऑल, ये सिर्फ एक मार्केटिंग है, नथिंग मच। सो okay, so Akanksha, you have a question. I am trying to conceive for second time. Should I start with supplement like folic acid and metformin soon? सी आकांक्षा, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पीसीओएस है तो हाँ, आप अपने पहले देखिए कि पीसीओएस की सिचुएशन क्या है, आपको सिस्ट कितनी है, क्या सिचुएशन है। उसके हिसाब से जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट कहेंगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट अपनी शुरू कर लीजिए। और ये फॉलिक एसिड ऑब्वियसली हेल्प्स, एंड डीएचए वगैरह ये हेल्प करते हैं नॉर्मल हेल्दी सिस्टम रखने को। एंड मेटफॉर्मिन की ज़रूरत आपको है कि नहीं है ये आपका गायनी बता सकता है, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप अपने गायनी से बात करें। सो ब्राउन ब्रेड इज़ गुड, ओके। नहीं हिरल, ब्राउन ब्रेड इज़ वीट का बना होता है, तो ब्राउन ब्रेड इज़ ऑल्सो नॉट ओके। आप क्या कर सकते हो, आपको ब्रेड खाने का बहुत मन है तो हफ्ते में एक बार ब्रेड खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप मैदे वाइट वाली खाएं या वीट वाली खाएं, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही इफेक्ट होने वाला है। आप घर पे भी ब्रेड बना सकते हैं आसानी से, मतलब यीस्ट आपको चाहिए होगा, एक्टिव यीस्ट, मैं तो बना लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती है बट एटलीस्ट आप मन का आपका पूरा हो जाएगा। तो ब्राउन ब्रेड इज ऑल्सो सिमिलर, इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ग्लूटेन, और आपको ग्लूटेन नहीं लेना है, आपको कोशिश करनी है कि आप ग्लूटेन अपनी डाइट में कम कर सकें। देन प्रणव इज सेइंग कि ग्लूटेन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सो प्रणव, बेसिकली ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट जो है वो पीसीओएस के केस में क्या करता है कि टॉक्सिन्स लेवल जो है या इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ा देता है बॉडी में। और उसकी वजह से वो साथ में शुगर लेवल भी बढ़ा देता है ग्लूटेन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करना बॉडी के लिए मुश्किल होता है, ये ज़्यादा देर बॉडी में रुकते हैं और उसकी वजह से ये हमारी बॉडी से निकल नहीं पाते जल्दी। तो ये शुगर के लेवल को बहुत जल्दी एलिवेट कर देते हैं, और जब शुगर का लेवल एलिवेट होता है तो जिसको पीसीओएस है, जिसके केस में पहले ही ओवरीज इंसुलिन लेवल्स को नहीं संभाल पा रही है, वहाँ पे ये और ज़्यादा मेन हार्मोन्स बढ़ा देता है।
टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, एंड्रोजन बढ़ा देता है, और उसकी वजह से जो हमारे एग्स हैं जिनको निकल के यूट्रस में जाना चाहिए था उन्हें वहाँ नहीं जाने देता है, और उनको सिस्ट बना देता है, एंड देन फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इट इज़ बेटर कि हम ग्लूटेन जितना कम कर सके, बट ये टाइप ऑफ पीसीओएस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी का पिल इंड्यूस पीसीओएस है तो उसको ग्लूटेन की डाइट के कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जिसका किसी का इन्फ्लेमेशन टाइप है, इंसुलिन टाइप है, या हिडन टाइप है, इन दैट केस आपको ग्लूटेन कम करना ही पड़ेगा। सो इंदु जी पूछ रहे हैं कि आई इंजॉय ईटिंग राइस, इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइस दैट सेफर फॉर पीसीओएस पेशेंट? इंदु जी आप इंजॉय करते हैं राइस, गुड। अगर आपको बहुत मन है आप थोड़ा सा ब्राउन राइस पे शिफ्ट हो जाइए। वैसे मैंने जैसे बताया कि वाइट और ब्राउन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप क्वांटिटी कम कर लेते ना, मान लीजिए आपकी आदत रही होगी एक बड़ा बोल राइस खाने की, तो उसको छोटा कर दीजिए, उतना सा खाइए, बट रोज नहीं खाइए। कोशिश करिए कि हफ्ते में आप एक बार चावल खाएं या मैक्सिमम 2 बार खाएं अपना मन भरने के लिए। और ब्राउन राइस में बस एक ही फ़ायदा है कि वो थोड़ा सा फाइबर्स थोड़े ज़्यादा होंगे, थोड़ा उसका ब्रेक डाउन ईजी है, तो ब्राउन राइस खा सकते हैं। बट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। हिरल, आई एम हैप्पी दैट आई कुड हेल्प यू। आई एम हैप्पी आकांक्षा आई कुड हेल्प यू। सो एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक मैंने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हैं। बहुत, ये एक ऐसी वास्ट कंडीशन है, वास्ट सिचुएशन है जिसके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, विच यू मे हैव इन योर हार्ट एंड यू वांट टू नो। आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कभी और एक सेशन कर सकते हैं लाइव, एंड आई कैन टेक केयर ऑफ योर दोज थिंग्स। सो अगर कोई और क्वेश्चन है फर्दर, हमारे पास हैं और 5 मिनट, so if I can help you out with that. So PCOS is a controllable thing, I keep telling, and मेरा मानना है कि मैं कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट से भागने वाला इंसान हूँ विच डू नॉट लाइक वर्कआउट्स। बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि जब आप इस तरह के पर्सन हैं तो फिर बेस्ट रहता है कि आपको जो पसंद हुआ वो चीज़ करें। सो ट्राई टू फाइंड वेज कि जो आप अपने मन को खुश रखते हुए चीज़ें कर सकें। ऐसा नहीं है कि डाइट के नाम पे यू हैव टू स्टार, डाइटिंग नहीं करनी है। थैंक यू दीपा दैट यू हैव लाइक द एक्सप्लेनेशन, इट रियली इज़ वेरी मोटिवेटिंग। मेरे चैनल को फॉलो करिए, फामा देवी को, एंड जो फामा देवी चैनल है ये यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, जहाँ पे भी आप फॉलो करना चाहते हैं। एंड पीसीओएस से लिंक्ड अगर आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की रिक्वायर्ड है, तो देर आर मैनी पेजेस। इवन जो मेरा पर्सनल पेज है, मैं वहाँ पे भी हर रोज़ वर्कआउट अपना करने के बाद मोटिवेट करने के लिए लोगों को डालती रहती हूँ कि PCOS के लिए ज़्यादा अवेयरनेस हो पाए। So you can follow that personal page also. So I hope that helps you. Sure, Pranav, I will do one session on the mental health too. I know this is a very important thing that mental health has to be addressed. PCOS के केस में बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पेरेंट है आप क्या कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए मेरे को PCOS है, राइट, एंड मेरी एक डॉटर है, अब मैं एज अ पेरेंट, विजिलेंट पेरेंट क्या कर सकती हूँ? आई हैव टू इंश्योर कि मेरे बच्चे को मैं आज से वर्कआउट की हैबिट रखूँ। मेरी छोटी बच्ची को लॉकडाउन लगा हुआ है, आई नो कि हम बाहर नहीं ले जा पाते हैं। पोस्ट जब सब लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, रखिए इतनी कोशिश कि बच्चा मिनिमम 2-2.5 किलोमीटर चलता हो, दौड़ता हो, बच्चे की लाइफ में हमेशा एक्टिविटी रहे, उसको योगा वगैरह करवाइए, कुछ और एक्सरसाइज, डांस करवाइए, जो भी बच्चे को पसंद हो। बच्चे की बॉडी को एक्टिविटी की आदत होनी चाहिए। हो सके तो पैकेटेड फूड को उसकी बॉडी में जाने से कंट्रोल में रखिए। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, बच्चा मांगेगा ही, कंट्रोल में रखिए। उसके अलावा जब उसको पीरियड्स आने वाले हों, जब वो बच्चा पिबर्टी पे आने वाला हो, ध्यान रखिए सिम्टम्स को जल्दी पकड़ें। जितनी जल्दी आपको PCOS के बारे में पता चलेगा, आप उतने अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एलोपैथी इज़ देयर, बट एलोपैथी के अलावा आई वुड से कि अल्टरनेट मेडिकेशन ट्राई करिए होम्योपैथी, ट्राई करिए आयुर्वेदिक। दीज ऑल सिस्टम्स आर इन देयर ओन क्वाइट प्रूवन सिस्टम्स। सो जो भी आपको बिलीफ जिन पे ज़्यादा हो वो ट्राई करिए, ताकि आप बच्चे की उसी बिगनिंग की सिचुएशन में ही
उसकी लाइफ में ये कंट्रोल ला सके, बिकॉज ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये 100% आपकी लाइफ में से चला नहीं जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो यू हैव टू बी अ PCOS कंट्रोलर, आपको कंट्रोलर बनना है और हमेशा इस सिचुएशन को बस कंट्रोल में रखना है, इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। वही आप अपने बच्चे की लाइफस्टाइल में और रूटीन में कोशिश कर सकते हैं करने का। सो ओके, नाउ सेशन विल बी ओवर सून एंड मैं कोशिश करूँगी कि एक और लाइव सेशन करूँ नेक्स्ट मंथ विद माय यू नो योगा टीचर, एंड शी विल गाइड अस कि क्या क्या करनी चाहिए आसन ऐसे, और योगा क्या फ़ायदा करता है, और PCOS जैसी चीज़ में कैसे आपके लिए एक ऐसे वर्कआउट जो कि आपको मेंटली भी स्टेबल करते हो, हेल्प आउट करते हैं ज़्यादा, एंड स्ट्रेस फ्री होके रहिए। इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपने ये बीमारी अपने आप को की नहीं है, ना ही आपने बीमारी अपने आप के लिए इनवाइट की थी। दिस इज अ सिचुएशन विच योर बॉडी हैज़ क्रिएटेड, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो चुका है, हम लोगों का जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम लोग वर्कआउट्स बहुत कम हो चुके हैं। ये सब चीज़ों की वजह से, एक साथ आने की वजह से बॉडी इस तरह के रिएक्शंस में चली जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। सो वी कैन कंट्रोल इट, और कुछ नहीं कर सकते हम इसके बारे में। सो आई थिंक सो सेशन इज़ ओवर। आप अपना सैटरडे इंजॉय करिए, एंड दिस PCOS अवेयरनेस मंथ में और भी अगर आपकी विमेन फ्रेंड्स हैं जिनको PCOS है या PCOD है, होल्ड देम टाइट, टेल देम दिस इज़ अ कंट्रोलेबल सिचुएशन, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकेशंस पे ही डिपेंडेंट रहें, एंड बिना मेडिकेशंस के भी लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी बहुत चीज़ें कंट्रोल में की जा सकती हैं। सो दैट इज़ अ हैप्पी न्यूज़, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। डू फॉलो माई चैनल फामा देवी, बिकॉज यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। मेरे चैनल पे मैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स और हेल्थ के प्रोडक्ट्स के रिव्यू बनाती हूँ जो कि बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं। मेरा बहुत ऑलवेज ये शौक रहा था कि मैं लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, खासकर मेडिकल इन्फॉर्मेशन, और वो भी बहुत ईज़ के साथ। तो मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ पे मुझे कोई कमाने का लालच नहीं है, बट इट इज़ जस्ट माई पैशन टू शेयर नॉलेज विद पीपल। एंड उसके अलावा सून मेक सेशन एक और सेक्शन शुरू करूँगी जहाँ पे मैं आपको हेल्थ कंडीशंस और डिजीज़ के बारे में इजीली समझाया करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड see you soon in my next session and next video. Next video will be soon out tomorrow, and take care. Bye. Have a nice day.